आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 13, 14 व 15। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने राष्ट्रपति के भाषण को औपचारिकता बताया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह विधायिका संबंधी एक अनिवार्यता है और इसमें राष्ट्र की स्थिति का जायजा लिया जाता है तथा यह संकेत दिया जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, कार्यपालिका को, संसद और कुल मिलाकर देश को आगे क्या काम करने हैं। जहाँ तक विपक्ष के मित्रों की राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की कार्रवाई है, उसका जो भी कारण रहा हो और जो भी कारण उन्होंने बताया हो, मुझे कहने की अनुमति दे कि मेरे विचार से देश और आम जनता ने इसे केवल प्रतिवाद न मानकर राष्ट्रपति के प्रति असम्मान माना है और यह बात मैं मृदु शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रही हूँ। पैरा, यद्यपि बहुत से सदस्यों ने घोषणा की है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जनता इसे इसी रूप में लेती है। कहने मात्र से स्थिति बदल नहीं जाती। निजी तौर पर मैं सोचती हूँ कि यह उन लोगों का अनादर है जिन्होंने सदस्यों को चुनकर भेजा है, क्योंकि यह संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है। इस अभिभाषण में वे गुण हैं जो कहीं ज़्यादा ठोस, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये हैं सत्यनिष्ठा, हार्दिकता और दृढ़ संकल्प। हमें शाब्दिक शौर्य प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। यह सरकार, यह दल और वस्तुतः भारतीय जनता एक बड़े शौर्यपूर्ण कार्य में संलग्न है। यह काम सरल नहीं है और इसके लिए इस राष्ट्र की संपूर्ण क्षमता तथा समस्त गुणों की आवश्यकता है। पिछले वर्ष इन दिनों हम एक युद्धोपरांत आदेश की स्थिति से गुजर रहे थे। वह एक ऐसा युद्ध था जिसने हमारे आदर्शों, हमारी नीतियों और हमारे निर्णयों को सही सिद्ध कर दिखाया। उस समय मैंने कहा था कि यह संकट यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश संबंधी संकट, जो हमारी सीमाओं में भी प्रविष्ट हो गया था, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के हमारे राष्ट्रीय प्रयास के लिए बाधक बन गया था। माननीय सदस्यों को शायद स्मरण होगा कि उस समय मैंने यह भी कहा था कि हमारी विजय तभी संभव होगी जब हम देश के प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों के मामले में बड़ी कठिनाइयों के रूप में उसके लिए मूल्य चुकाएं। उस समय हमने जो भी कदम उठाए उनसे हम पर वित्तीय और आर्थिक दबाव पड़ा। पैरा, अध्यक्ष महोदय, मैं देश के तात्कालिक इतिहास की एक बात का वर्णन यहाँ इसलिए नहीं कर रही, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे कोई बहाना चाहिए, बल्कि मैं उन गंभीर समस्याओं को आपके समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती हूँ जिनसे हम सभी संबद्ध हैं। मूल्य वृद्धि, आवश्यक चीज़ों की कमी, आर्थिक कठिनाइयाँ आदि कठिनाइयाँ तो हैं ही और हम जानते थे कि वे आएंगी।
उनके बारे में हमने राष्ट्र को चेतावनी भी दे दी और संसद को भी बता दिया था, लेकिन जिस बात को हम नहीं जानते थे और जिसने हम पर अतिरिक्त भार डाल दिया तथा हमारी कठिनाइयाँ बढ़ा दी, वह था सूखा। हालांकि मुझे कोई शक नहीं कि जनता और सरकार इन कठिनाइयों को वैसे ही दूर कर लेंगे जैसे उन्होंने 1971 की बड़ी चुनौती का प्रत्युत्तर दिया था। पैरा सरकार की असफलता में विपक्ष का निहित स्वार्थ है, लेकिन मुझे आशा है कि वह महसूस करेगा कि इस मौके पर हुई किसी विफलता का अर्थ होगा जनता पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का बोझ आ पड़ना। यह सरकार के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए कठिन स्थिति होगी। विपक्ष के अनेक मित्रों को यह कहने की आदत है कि आप तब सरकार में नहीं होंगी या यह सरकार के साथ घटित होगा। मैं भी यह बार बार दोहराना चाहती हूँ कि हमें यहाँ बने रहने में कोई रुचि नहीं है। हमारी दिलचस्पी तो एक नीति के परिपालन में है, यह सुनिश्चित बनाने में है वह सफल हो। अगर हम इसमें सफल नहीं होते तब भी इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन नीतियों को छोड़ देंगे जिन्हें हम सही मानते हैं और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि प्रत्येक घटनाक्रम द्वारा उनका औचित्य सिद्ध हो चुका है। अच्छा होगा कि माननीय सदस्यगण स्वयं अपने पिछले भाषणों पर विचार करें। क्या कभी भी उन्होंने यह सोचा है कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा? क्या कभी भी उनके ख्याल में यह बात आई है कि कहीं कोई सफलता मिल रही है? लेकिन इन निराशापूर्ण भविष्यवाणियों के बावजूद हम आगे बढ़े हैं। हमने एक ऐसी चुनौती का सामना किया जो अपनी तरह की एक सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना शायद किसी भी देश ने, चाहे वह विकसित और अमीर देश हो या गरीब, किया हो। स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमों से पीछे नहीं हटेंगे। पैरा अधिष्ठाता महोदय, परिषद का प्रमुख कार्य लोगों की भलाई के लिए इस क्षेत्र का विकास करना है। विकास का पहला सूत्र है समन्वित कार्य प्रणाली। मुझे कोई संदेह नहीं कि ऐसी कार्य प्रणाली से यहाँ की विभिन्न इकाइयों को लाभ पहुँचेगा। आजकल प्रभुता संपन्न देश भी व्यापार, सिंचाई और बिजली के लिए नदी प्रणालियों और जल संसाधनों के उपयोग, राजमार्गों और रेल मार्गों के निर्माण तथा खनिज संपदा के उपयोग जैसे मामलों में सहयोग का सहारा लेते हैं और इस प्रकार के सहयोग से अलग अलग सरकारों के अपने अधिकारों पर कोई आंच नहीं आती। पैरा पूर्वोत्तर परिषद की यह 5वीं बैठक है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं परिषद के विचाराधीन विषयों और कार्यप्रणाली के बारे में कुछ और गलतफहमियां दूर करना चाहूँगी। यह इस क्षेत्र की विभिन्न राजनैतिक इकाइयों का संगठन है जिसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत की गई है और जिसका उद्देश्य विकास और कल्याण की योजनाएं तैयार करना है। यह किसी सरकार से ऊपर के स्तर पर काम करने वाला कोई सरकारी तंत्र नहीं है। इससे राज्यों या केंद्र शासित
प्रदेशों के अधिकारों में किसी भी रूप में कोई कमी नहीं होती। यह सलाह देने वाला संगठन है, देखरेख वाला नहीं। इससे इसके सदस्य राज्यों और प्रदेशों के केंद्र के साथ संबंधों में भी परिवर्तन नहीं होता। केंद्र सरकार इसका उपयोग इस क्षेत्र के विभिन्न प्रशासनों के अधिकारों या कार्य प्रणाली में दखल देने के लिए नहीं करेगी। राज्यपाल की तथा मेरी भी यह आशा है कि परिषद समय के साथ साथ एक प्रभावशाली समन्वयकारी अभिकरण बनेगी तथा सद्भाव, जिम्मेवारी और पारस्परिक सम्मान के वातावरण में क्षेत्रीय समस्याओं को हल कर सकेगी। मैं चाहूँगी कि परिषद ऐसी परियोजनाएं तैयार करे जिनका लाभ एक से ज़्यादा इकाइयों को मिले और जिन्हें वर्तमान पंचवर्षीय योजना के शेष समय में पूरा या कम से कम आरंभ किया जा सके। ऐसे अनेक कार्य क्षेत्र हैं जैसे परिवहन और संचार, बिजली, बाजार, बिक्री, संस्थागत वित्त प्रशिक्षण, उद्योगों के लिए व्यावहारिकता, रिपोर्टें तैयार करना आदि, जिनके संदर्भ में क्षेत्रीय दृष्टिकोण बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। दूरदर्शिता और व्यावहारिकता किसी भी श्रेष्ठ आयोजन की दो मूल कसौटियाँ हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी कि परिषद जो भी सुझाव देती है उन पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विशेष ध्यान देंगे। पूर्ण विराम।